गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर से। आज पॉलिटी की क्लास लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। तो अभी तक आज तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान का पार्ट 9वां। ठीक है, मतलब पॉलिटी का जो क्लास है आपकी और हमारे बीच में वो 9वीं क्लास है। तो भारतीय संविधान का पार्ट आज 9 में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं बात करने वाला हूँ 1833 का अधिनियम। किस अधिनियम की बात करने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं 1833 का अधिनियम। ठीक है, तो 1833 के अधिनियम को देखने वाले हैं हम लोग। पिछले पार्ट में हम लोग ने देखा था 1793 का अधिनियम। कौन सा? 1793 का अधिनियम और 1813 का अधिनियम। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये दो अधिनियम देखे थे और आज हम बात करेंगे 1833 के अधिनियम के बारे में। 1833 का अधिनियम क्यों आया, इसके पीछे रीजन क्या था, कारण क्या था आने का, और इसका हमारे भारत देश पर क्या प्रभाव पड़ा, इन चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे 1833 में। अगर एक व्यापक दृष्टिकोण से बात करें तो ये जो 1833 का अधिनियम था ये भारत के लिए ऐतिहासिक अधिनियम था। ठीक है, तो 1833 का नियम जो बताया मैंने व्यापक दृष्टिकोण से जब देखा गया तो एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजों का समावेश था। बहुत सारे नए नियम व कानून लाए गए थे भारत के लिए। बहुत सारे ऐसे नियम थे जो मतलब बिल्कुल हटके थे। अभी तक जितने भी नियम आए थे उनसे एकदम हटके थे। लगभग तो हटके तो सभी थे, लेकिन ये कुछ अलग है एकदम, क्योंकि इसमें ऐसे सारे कई सारी चीजों का समावेश था जो बिल्कुल अलग थी। तो आप लोगों ने देखा कल मैंने पिछले पार्ट में और जो उससे पिछले पार्ट में थे बताया था कि अगर आप शायद आप लोगों ने अगर मेरी पिछली क्लास देखी होगी, जिन्होंने देखी है उनके लिए बात कर रहा हूं कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि 1813 का जो अधिनियम आया था उसमें सबसे पहला काम किया गया था 20 वर्षों के लिए कंपनी का शासनकाल बढ़ा दिया गया था और कंपनी का एकाधिकार, दूसरा पार्ट उसमें यह था कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चाय और चीन के साथ, ठीक है, चाय और चीनियों मतलब चीनियों, चाय और चीन के साथ उनका एकाधिकार बना रखा गया था। मतलब चाय का उत्पादन केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चीन की बात करें तो चीन देश में केवल और केवल व्यापार की चीन कंपनी बढ़ेगी। और 20 वर्षों के लिए जैसा कि बताया कि कंपनी का शासनकाल बढ़ा दिया गया था। और लॉर्ड विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियां भारत आई और 1813 के अधिनियम के बाद से अंग्रेजों ने धर्म में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब यहाँ पर ईसाई मिशनरियां जो की आई थी उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया गया था। तो आज हम बात करेंगे अधिनियम 1833 के अधिनियम के बारे में। तो जब हम 1833 के अधिनियम में आएंगे तो अब कंपनी ने क्या किया, अपना व्यापारिक चोला उतार फेंका। अब कंपनी ने अपना व्यापारिक चोला उतार फेंका और पूर्ण रूप से शासक के तौर पर उभरेगी। जो कंपनी थी अभी तक जो ये दिखा रही थी कि हम सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आए हैं, अब वो अपना व्यापारिक चोला उतार फेंकती है। अभी तक जो उसने ढोंग कर रखा था कि हम केवल व्यापार कर रहे हैं, अब उसने वो ढोंग का चोला हटा दिया और अब वो एक शासक के तौर पर भारत पर उभरेगी। इसमें सबसे पहला काम किया गया संपूर्ण भारत का केंद्रीकरण। क्या किया गया? संपूर्ण भारत का केंद्रीकरण। संपूर्ण भारत का केंद्रीकरण कर दिया गया। तो जो भारत देश था उसका पूरा केंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब अब पूरा भारत देश की जो व्यवस्था होगी, जो नियम व कानून होंगे वो पूरे भारत देश के लिए एक समान होंगे और एक ही समान रूल और नियमों से पूरे भारत देश को चलाया जाएगा। ठीक है, मतलब क्या किया गया? पहली चीज, जब संपूर्ण भारत में जो शासन है, जो शासन अभी तक संपूर्ण भारत में चल रहा था वो एक तरीके से चलेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, पूरे भारत में एक ही शासन लागू होगा और जिसको अब लागू करेंगे कौन? अंग्रेज। अभी तक आपने देखा था गवर्नर के बारे में। ठीक है, अगर हम गवर्नर की बात करें तो अभी तक आपने देखा था गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, पहला गवर्नर था। उसके बारे में नहीं, बंगाल का जो वो वारेन हेस्टिंग अंकन में था। बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर। बंगाल का पहला गवर्नर। अगर पहले गवर्नर की बात करें तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव।
इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर पद को समाप्त किया गया था। उसके बाद कौन बनने लगा था? गवर्नर जनरल। कौन बना? गवर्नर जनरल। तो अब अगर हम गवर्नर जनरल की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो बंगाल, कलकत्ता और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को मिलाकर एक कर दिया जाता है और एक जो गवर्नर था अब वो कहलाने लगा गवर्नर जनरल। तो पहला जो गवर्नर जनरल था बंगाल का पहला, ठीक है, पहला जो गवर्नर जनरल था बंगाल का वो कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, ठीक है। जो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, बात हम कर रहे हैं बंगाल की, तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था जो प्रेसिडेंसियां बनाए वो था वारेन हेस्टिंग। और अगर बंगाल के अंतिम की गवर्नर की बात करें तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? देखो, बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। और बंगाल के अंतिम गवर्नर की बात करें, जो अंतिम गवर्नर था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, ठीक। और बंगाल का पहला गवर्नर था हमारा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो यहां पर हो गया। अब जब संपूर्ण भारत का केंद्रीकरण कर दिया गया तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। अभी तक जब संपूर्ण भारत का केंद्रीकरण कर दिया गया तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और पूरा भारत का जो पूरा भारत का गवर्नर जनरल होगा वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का जो गवर्नर जनरल होगा, भारत का गवर्नर जनरल होगा वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर, मतलब भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और बंगाल और क्या बताएंगे, तो जो अंतिम गवर्नर जनरल था बंगाल का, जो अंतिम गवर्नर, देखो गवर्नर जनरल पहले थे वारेन हेस्टिंग, अगर अंतिम गवर्नर जनरल की बात कर दें, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अंतिम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखो ये पहले चलता था गवर्नर, ठीक है। तो पहला गवर्नर जो बना वो बना रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। जैसे बना पहला प्रधानमंत्री भारत का कौन बना, ऐसे बोला। तो पहला जब गवर्नर पद आया तो रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर बने, ठीक है। अब गवर्नर बदलते रहे शासन के साथ, धीरे धीरे समय आया। फिर जब गवर्नर को हटा दिया गया, जब गवर्नर पद समाप्त किया गया तो उस समय अंतिम जो गवर्नर बना वो था वारेन हेस्टिंग। और जो अंतिम गवर्नर था उसी को बना दिया गया गवर्नर जनरल। तो अब गवर्नर जनरल जो पहला बना बंगाल का, जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वो था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। और जब गवर्नर जनरल बंगाल का हटा के पूरे भारत का बनने लगा तो कौन बना? अंतिम गवर्नर जनरल बना बंगाल का लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसको उठा के जब भारत का केंद्रीकरण कर दिया गया तो इसी को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। अब हम देख रहे हैं 1833 का अधिनियम। सबसे पहले तो इसके कंपनी ने अपना व्यापार बंद कर दिया। 1833 के अधिनियम के अंतर्गत कंपनी ने अपना व्यापार बंद कर दिया, ठीक है। संपूर्ण भारत के केंद्रीकरण के बाद कंपनी ने व्यापार बंद कर दिया, कंपनी ने व्यापार बंद कर दिया, ठीक है। व्यापार बंद करके क्या करना शुरू किया? 1833 का अधिनियम हम देख रहे हैं। 1833 के अधिनियम के अंतर्गत कंपनी ने अपना व्यापार बंद कर दिया और अब कंपनी यहां शासन प्रारंभ करेगी। जो अभी तक व्यापारिक चोला उतार पहन रखा था उसको उतार फेंका और एक शासन के रूप में उभरी। अब ये बंगाल कंपनी कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने व्यापार करना बंद कर दिया भारत में, जो व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन अब क्या करेगी? अब भारत में 1833 के बाद ये शासन करना शुरू करेगी। इसके पहला पॉइंट हमने बताया, संपूर्ण भारत का केंद्रीकरण किया गया। जो कंपनी का गवर्नर जनरल होगा, जो कंपनी का गवर्नर जनरल था, यानी जो अब भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है, वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल पहला बन गया। यहां तीसरा पॉइंट जो था वो ये देखने वाला था। तीसरा पॉइंट जो था, यहां पर दास प्रथा का अंत किया गया। दास प्रथा का अंत हुआ, दूसरा पहला, ठीक।
तो पहला था भारत, संपूर्ण भारत का केंद्रीकरण किया गया। उसके बाद दूसरा था कंपनी ने व्यापार बंद कर दिया, शासन करना स्टार्ट किया। तीसरा था यहाँ पर अंग्रेजों ने दास प्रथा का अंत कर दिया। दास प्रथा क्या थी इसको समझना होगा। दास प्रथा जो बंद करी गई 1833 में बंद करी गई, ठीक है। 1833 का अधिनियम जो है उसमें कहा गया कि दास प्रथा पूर्ण रूप से मतलब बंद है, आज से दास प्रथा का अंत होता है। लेकिन बंद होते होते जब ये अंतिम रूप से बंद हुई तो 10 वर्ष लग गए इसको बंद होते। संपूर्ण रूप से जब दास प्रथा बंद हुई तो 1843 में जाकर के संपूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत होता है। अब बात करें दास प्रथा क्या थी, तो मुगलों के शासनकाल में जब मुगल राजा हमारे युद्ध लड़ने जाते थे और युद्ध को जीत कर जब वो जो बंदी बनाते थे, जो सारे युद्ध बंदियों को जीत कर लाते थे, उनको अपना दास बना लेते थे। जब युद्ध जीतते थे, सामने वाले सैनिक हार जाते थे तो उनको अपना बंदी बना लेते थे मुगल शासक, और बंदी बनाने के बाद उनको अपना दास बना लेते थे और उनके साथ बड़ा बुरा सलूक करते थे। और यही बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी, तो अंग्रेजों ने कहा हम इस दास प्रथा का अंत करते हैं। 1833 में कहा गया दास प्रथा अब पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। लेकिन 1833 में कहा गया था इसको पूरी तरीके से समाप्त करने में 10 साल लगे, और ये पूर्ण रूप से जब समाप्त हुई तो 1843 में समाप्त हुई है जाके। तो जब ये बात अंग्रेजों को खराब लगी तो 1833 के अधिनियम में कहा गया कि दास प्रथा आज से पूर्णतः गैर कानूनी मानी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या किया, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि कानून का निर्माण किया गया, विधि आयोग का। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, एक मिनट, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि कानून का एक विधि आयोग का निर्माण किया है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग, ठीक है, विधि आयोग का निर्माण किया गया। विधि आयोग क्या था, विधि मतलब होता कानून, एक कानून बनाने वाले आयोग का गठन किया गया। दरअसल था क्या, अभी तक जो भारत में कानून बन रहे थे वो भारत के राजाओं के द्वारा चलाए जाते थे, और अभी तक कोई लिखित कानून भारत का था नहीं। तो जब कोई निर्णय देने की बारी आती थी तो वो राजा के विवेक पर डिपेंड करता था। भाई मान लो कोई एक चोरी की घटना हुई, राजा उस समय ज्यादा क्रोधित था, उसने उठा के फांसी दे दी। और एक मर्डर की घटना थी, राजा उस समय खुश था, ठीक है जाओ 5 साल का कारावास दे दो इसको, हो सकता सुधर जाए। तो ये राजा के विवेक पर डिपेंड करता था, क्योंकि उस समय कोई लिखित संविधान नहीं था कि इस सजा के लिए यही रूल है। वो राजा के ऊपर डिपेंड करता था कब उसके मन में आएगा कब किसको क्या सजा देनी है। तो ये भी चीज कानून, ये जो बात थी ये भी अंग्रेजों को अपना पसंद थी कि सभी के लिए एक समान कानून क्यों नहीं है। कभी उसी कत्ल के लिए एक सजा फांसी की हो रही है, कभी उसी कत्ल के लिए सजा 5 साल की हो रही है, कारावास हो रहा है। तो ये चीज अंग्रेजों को पसंद नहीं आई, और इससे पहले भारत के लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन इसके कई सारे बुरे प्रभाव पड़ रहे थे कि सबके लिए कानून बराबर नहीं था, तो इसका बुरा प्रभाव भी पड़ रहा था। इसीलिए 1833 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का निर्माण किया गया। इस विधि आयोग के द्वारा कानून का निर्माण किया जाएगा पूरे भारत देश में, और इसे एक तरीके से लागू कराया जाएगा। जो विधि आयोग का गठन किया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, इसका काम था पूरे भारत के लिए कानून प्रक्रिया बनाना, और उस कानून प्रक्रिया को, एक समान कानून प्रक्रिया को पूरे भारत देश में लागू करना। तो विधि आयोग का काम यह था, ठीक है। और इसके बाद जो गवर्नर जनरल की हमने परिषद बताई थी, गवर्नर जनरल की परिषद हमने 1813 में बताया गया। तो गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य को कम कर दिया गया। 1813 के पहले थे 4 सदस्य, लेकिन 1813 के बाद इसमें बचे 3 सदस्य। लेकिन हुआ क्या, जब 1833 का अधिनियम आया तो 1833 के अधिनियम में गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें एक और विधि सदस्य मतलब कानून सदस्य की नियुक्ति कर दी जाती है। 1833 के अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें एक विधि कानून मतलब जो कानून का एक सदस्य था, विधि के एक सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। तो 3 से बढ़कर फिर 4 हो जाते हैं। जब विधि इसके द्वारा मतलब अब एक और सदस्य यहां बढ़ गया है,
ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट, था संपूर्ण भारत का केंद्रीकरण। दूसरा पॉइंट था कंपनी ने व्यापार करना बंद कर दिया और शासन करना स्टार्ट किया। तीसरा पॉइंट था दास प्रथा का अंत हुआ, जो 1833 में कहा गया था, लेकिन संपूर्णतः पूर्ण तरीके से जो बंद होती है वो 1843 में होती है और 10 साल का अंतर रखता है। चौथा, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन होता है। विधि आयोग का काम था पूरे भारत के लिए एक कानून बनाना और उसे पूरे भारत में लागू कराना। उसके बाद जो गवर्नर जनरल की परिषद थे उसमें एक विधि सदस्य की नियुक्ति की दी जाती है जो कानून बनाएगी। ठीक है, इसके बाद जो विधि आयोग था, विधि आयोग के द्वारा जो भारत की आईपीसी धारा होती है, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, इंडियन पीनल कोड। तो विधि आयोग द्वारा आईपीसी बनाया गया, मतलब इंडियन पीनल कोड की स्थापना की गई। और इंडियन पीनल कोड जो बनाया जाता है, जो पूर्ण तरीके से बनकर तैयार हुआ, वो 1860 में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, इंडियन पीनल तेरह लिखित खाका जो तैयार किया गया वो 1860 में बनकर तैयार हुआ और 1 जनवरी 1862, कब? 1 जनवरी 1862 को ये लागू हो जाएगी। इंडियन पीनल कोड जो थी उसमें टोटल 18 जो बनकर तैयार होगी, उसमें जो 511, इसमें टोटल 511 धाराएं हैं। ठीक है, इंडियन पीनल कोड में 511 धाराएं हैं। किसमें? आईपीसी। बोला थी आईपीसी धारा ये, आईपीसी धारा ये। तो आईपीसी में जो बनकर आईपीसी बनाई गई किसके द्वारा? 1813 के विधि आयोग द्वारा एक आईपीसी का निर्माण किया गया। इस आईपीसी में 511 धाराएं हैं। इसका जो लिखकर पूरा तैयार हुआ खाका वो 1860 में बनकर तैयार हुआ और इसको लागू कब किया गया? 1 जनवरी 1862 से भारत में इसको लागू किया गया। और इंडियन पीनल कोड में टोटल 511 धाराएं हैं, ये चीज याद रखना। तो आज हमने देखा है 1833 का अधिनियम, जिसमें हमने बताया आपको कि संपूर्ण भारत का केंद्रीकरण किया गया। ठीक है, उसके बाद संपूर्ण भारत का केंद्रीकरण किया गया मतलब पूरे भारत का एक ही तरीके से शासन होगा, एक ही व्यक्ति पूरे भारत पर शासन जो होगा एक ही जैसा होगा और एक ही जगह से चलाया जाएगा शासन। ठीक है, तो पहला ये हुआ। दूसरा था कंपनी ने व्यापार बंद कर दिया और शासन करना प्रारंभ किया। अभी तक जो कंपनी भारत में आई थी वो एक व्यापारिक तौर पर आई थी, वो ये शो कर रही थी कि हम व्यापार करने आए थे, लेकिन 1833 के अधिनियम के बाद उसने अपना व्यापारिक चोला उतार फेंका और एक शासक के तौर पर उभरी। यहां से कंपनी ने अपना भारत पर शासन करना शुरू किया और भारत गुलाम हो गया इसके बाद। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट इसका था दास प्रथा का अंत किया गया। तो दास प्रथा सबसे पहले समझते थी क्या? दास प्रथा जो मुगल थे वो जब युद्ध लड़ने जाते थे मुगल राजा, तो सामने वाला जब युद्ध पराजित हो जाता था उनको वो लोग बंदी बना लेते थे और उन बंदियों को अपना दास बनाते थे और उनके साथ बुरा सलूक करते थे। तो इस प्रथा का अंग्रेजों ने अंत किया, कोई बंदी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये दास प्रथा का अंत किया गया। ठीक है, क्योंकि ये बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी। तीसरा पॉइंट जो था लॉर्ड मैकाले की, चौथा पॉइंट जो था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग मतलब अभी तक जो भारत का कानून था वो लिखित नहीं था, वो राजा अभी तक जो कानून चलाता था राजा बनाता था। उसके मन में जब आता था तो विवेक के ऊपर डिपेंड करता था, कभी उसी के लिए कोई दूसरी सजा, कभी उसी देश के लिए कोई दूसरी सजा मिल जाती थी। तो इसीलिए अंग्रेजों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि भारत में सभी के लिए जो कानून है वो समान नहीं है, कभी कुछ होता है उसी के लिए, कभी कुछ हो जाता है। तो उन्होंने एक विधि आयोग की गठन किया जिसमें विधि आयोग को कार्य दिया गया कि आप पूरे भारत के लिए एक समान कानून बनाएंगे और उसको पूरे भारत में लागू कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो विधि आयोग का गठन किया गया 1833 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। क्वेश्चन आ सकता है कि विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की स्थापना की गई या एक विधि सदस्य को शामिल किया गया। अभी तक हमने बताया तो गवर्नर जनरल जो परिषद थी वो 1813 के अधिनियम के पहले उसमें 4 सदस्य थे, लेकिन 1813 में क्या किया गया? एक सदस्य को कम कर दिया गया था, लेकिन 1833 में फिर एक सदस्य को बढ़ाया गया और ये कहकर बढ़ाया गया कि ये जो है ये विधि सदस्य के नाम से जाना जाएगा। तो गवर्नर जनरल परिषद में मतलब एक सदस्य को स्थापना की गई या एक सदस्य को स्थापित किया गया जिसे विधि सदस्य के नाम से जाना गया।
यहाँ पर लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो विधि आयोग आया था उसने भारत के लिए आईपीसी इंडियन पीनल कोड की को तैयार किया और ये मतलब जो आईपीसी थी उसको तैयार किया, आईपीसी बनाया गया। आईपीसी बनाया गया मतलब इसमें टोटल 511 धाराएं हैं, जिसको बनाए 511 कितनी धाराएं हैं इसमें टोटल 511 धाराएं हैं। और ये जो पूरा तरीके से बनकर तैयार हो गया था, जो आईपीसी वाला कोड था, 511 धाराएं जो बनाई गई वो 1860 में बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन जो लागू कब करी गई, 1 जनवरी 1862 से 2 साल बाद इसको लागू किया जाता है इंडियन पीनल कोड को। ठीक है, इंडियन पीनल कोड में जो धाराएं बनाई गई हैं उसके लिए जो धाराएं हैं उसमें नियम बनाया है, इस आपराधिक मामले के लिए ये सजा होगी, इस आपराधिक मामले के लिए ये सजा होगी। टोटल 511 धाराएं गई हैं, मतलब 511 धाराएं हैं, तो उनको कैसे किस पे लागू करना है ये बताया गया है। तो आज का टॉपिक था हमारा 1833 का अधिनियम, जिसके बारे में हमने ये 5-6 पॉइंट देखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 511 जो हमारी धाराएं लागू करी गई। तो 1833 के अधिनियम के बारे में आज हमने पूरी तरीके से देखा। अब हम कल बात करेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में और उसमें देखेंगे नेक्स्ट अधिनियम, आगे के अधिनियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किस तरीके से भारत पर शासन बढ़ता जा रहा है अंग्रेजों का, और जो महारानी एलिजाबेथ हैं वो कंपनी पर पूरा अधिकार करते हुए भारत पर अपना शासन प्रारंभ करेंगी। तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।